पिछला दिन बोला गया था न्यूमेरिकल होगा ना। कॉपी वॉपी लाया है कि नहीं? निकालिए अपना कॉपी तो लाइए तो क्वेश्चन। आप याद कीजिए, लास्ट क्लास में आपको बोला गया था कि इस चैप्टर का एक पार्ट समाप्त हो गया है। पहले आप इसका न्यूमेरिकल देख लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट पार्ट पर जाएंगे, क्योंकि इस चीज़ के बिना आगे का चीज़ समझना संभव नहीं है। सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 15 तक में कोई दिक्कत भी है? अच्छा, बनाए हैं कि नहीं? बनाए हैं तो दिक्कत हुई होगी। जो दिक्कत है आप खड़ा होकर बोलिए आराम से। आपका जो भी नंबर होगा, आप देखिए, आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि आप क्यों नहीं बना, काहे नहीं बना। आप सिर्फ क्वेश्चन पूछिए, हम पूरा बता देंगे। आप डरिए नहीं, हिचकिचाइए नहीं क्वेश्चन पूछने में। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज वेट ऑफ ओनली क्लोरीन एटम इन 15 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HCl? ध्यान दीजिए इधर, यह है क्वेश्चन नंबर 11। 15 ग्राम इक्विवेलेंट HCl दिया हुआ है। सबसे पहले आप इसको ग्राम में चेंज कर दीजिए। आप सभी लोग ये फॉर्मूला जानते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू वेट बाय इक्विवेलेंट वेट। HCl का इक्विवेलेंट वेट 36.5 होता है, ग्राम इक्विवेलेंट 15 दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 15 इज इक्वल टू वेट बाय 36.5। तो यहाँ से वेट ऑफ HCl आ जाएगा आपको 36.5 इंटू 15। कौन चीज़ में? ग्राम में ना गया। अब देखिए आगे, HCl का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 36.5। आप जरा हमको ये बताइए कि 36.5 HCl का मॉलिक्यूलर वेट होता है, और यदि हम HCl का 1 मोल लें तो उसमें कितना ग्राम HCl होगा? वो 36.5 ग्राम होगा। अब आप ये बताइए कि 36.5 ग्राम यदि हम HCl लेंगे, तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि इसमें 35.5 क्लोरीन है और 1 ग्राम हाइड्रोजन है? इट मीन्स वी कैन से दैट 36.5 ग्राम ऑफ HCl कंटेन 35.5 ग्राम ओनली क्लोरीन, ओनली क्लोरीन। देन 1 कितना का रखेगा? इतना कितना रखेगा? नहीं निकल जाएगा ऐसे। हम कह सकते हैं सिंस 36.5 ग्राम ऑफ HCl कंटेन 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन, इसीलिए इतना ग्राम कितना रखेगा? 36.5 इंटू 15, ये रखेगा 35.5 बाय 36.5 इंटू 36.5 इंटू 15, इतना आंसर होगा। क्या समझ में आया ये चीज़? यदि यही परसेंटेज में निकालना रहता तो 100 में कितना, उस हिसाब से निकल जाता। जिनका भी ये प्रॉब्लम था समझ में आया? अगला क्वेश्चन बोलिए। 14 और 15, व्हाट इज परसेंटेज अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन 20 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HNO3? देखिए ये क्वेश्चन जो है ना, झूठे इतना सारा बड़ा चीज लिख दिया। डायरेक्ट आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता था कि HNO3 में नाइट्रोजन का परसेंटेज अमाउंट क्या है। 15 ग्राम इक्विवेलेंट रहे, 20 ग्राम इक्विवेलेंट रहे, 100 ग्राम इक्विवेलेंट रहे, जब परसेंटेज अमाउंट की बात करेगा तो आपको हर बार 100 पर निकालना होगा। तो आप ऐसे समझिए इसको, HNO3 का ये क्वेश्चन नंबर है 14। HNO3 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 63। तो ये 63 कैसे आता है? जब हाइड्रोजन का 1, नाइट्रोजन का 14 और ऑक्सीजन का 48 आप जोड़ते हैं, तो 48 ये जोड़ेंगे तो आपको 63 आएगा। इट मीन्स 63 ग्राम ऑफ HNO3 कंटेन 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन।
समझ में आ रहा है कि ये रिलेशन हम कैसे ढूंढ लेते हैं? मॉलिक्यूलर वेट को जोड़ने से ही ना, ये मॉलिक्यूलर वेट जो आया वो एटॉमिक वेट को जोड़ने से ही आया ना। तो जब आप 63 ग्राम HNO3 लेंगे तो उसमें 1 ग्राम हाइड्रोजन होगा, 14 ग्राम नाइट्रोजन होगा और 48 ग्राम ऑक्सीजन होगा। तो हमको एक रिलेशन पता चल गया कि हम यदि HNO3 का 63 ग्राम लें तो उसमें नाइट्रोजन होगा 14 ग्राम। इसीलिए यदि हम 1 ग्राम HNO3 लें तो 14/63। इसीलिए 100 ग्राम यदि हम HNO3 लें तो ये हो जाएगा जो भी है 14/63 गुना 100। चूँकि आप परसेंटेज अमाउंट की बात कर रहे हैं तो परसेंटेज अमाउंट के लिए तो आपको 100 पर जाना पड़ेगा। फ्रैक्शनल अमाउंट की बात करते हैं आप तो 1 पर निकालना पड़ता। समझ में आया कि कैसे निकलेगा ये? अब इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन यदि आप इसको ढंग से नहीं समझ पाए तो आप इसमें क्या कीजिएगा और उसके बाद घूमते रहिएगा, बहुत लंबा चौड़ा लेंदी कैलकुलेशन भाग जाएगा। आपको दिखाते हैं कि आप इसमें गड़बड़ी क्या कर सकते हैं। हालांकि वो मेथड गलत नहीं है लेकिन वो लेंदी है, उस पर जाना नहीं है। अभी पहले हम सबका कॉपी चेक करेंगे कि आप कॉपी बनाए हैं कि नहीं, क्योंकि ऐसे में आप धीरे धीरे कमज़ोर होते चले जाएंगे। न्यूमेरिकल का आदत नहीं पड़ेगा तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी साइंस में, चाहे वो फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो। देखिए क्वेश्चन नंबर 14, पहले हम थोड़ा बेसिक ख़त्म कर लें। देखना कोई पीछे से भागना मत। देखो इधर 20 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HNO3 है ना जी। क्वेश्चन कहता है कि 20 ग्राम इक्विवेलेंट HNO3 में नाइट्रोजन का परसेंटेज अमाउंट क्या होगा, ये क्वेश्चन है। तो आप ऐसे सोचिए कि 20 ग्राम इक्विवेलेंट को यदि हम 63 से मल्टीप्लाई कर देना तो ये हमको इतना ग्राम पता चल जाएगा कि HNO3 ग्राम में कितना है, नहीं पता चल जाएगा, क्योंकि HNO3 का इक्विवेलेंट वेट 63 होता है और ग्राम इक्विवेलेंट में यदि हम इक्विवेलेंट वेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको ग्राम पता चल जाता है। कैसे? क्योंकि आप ये फॉर्मूला जानते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू वेट बाय इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट इनटू ग्राम इक्विवेलेंट किसको क्या बता देगा? वेट। तो हम डायरेक्ट कर देते हैं, इतना लिखने की क्या ज़रूरत है बार बार, तो यही काम शुरू से होते आ रहा है। तो ये इतना ग्राम हुआ। अब इसको मल्टीप्लाई करने की यहाँ जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ऐसे लिखिए HNO3 का मॉलिक्यूलर वेट होता है कितना? 63। और इस 63 में ये 63 हुआ कैसे? इस 63 में सबका वेट जोड़ने के बाद ना 63 हुआ। इसमें नाइट्रोजन का अपना इंडिविजुअल अमाउंट क्या है? यदि ये हम देखें तो नाइट्रोजन का जो एटॉमिक मास है वो है, जैसे मान लीजिए N2 रहता तो 28 हम कंसीडर करते, लेकिन N2 तो है नहीं, HNO3 है। जैसे ऑक्सीजन का यदि इसी में परसेंटेज अमाउंट ऑक्सीजन का भी तो पूछा जा सकता है, तो इसमें 63 में ऑक्सीजन का 16 होता है, टोटल 3 ऑक्सीजन है ना इसमें। 16 इंटू 3 कर देंगे तो 48 हो जाएगा। इट मीन्स 63 ग्राम ऑफ HNO3 कंटेन 48 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। लेकिन नाइट्रोजन की बात कर रहा है तो हम यहाँ पर इसके लिए लिख सकते हैं कि 63 ग्राम में जो है सो 14 ग्राम है। अब आप देखिए कि इतना ग्राम में कितना होगा, ये नाइट्रोजन निकाला फिर परसेंटेज निकाल रहा है, उससे बेहतर है कि आप डायरेक्ट 100 पर कैलकुलेट कर लीजिए। ये कितना ग्राम आया नहीं आया क्या फर्क पड़ता है। हाँ, आपसे यदि ये क्वेश्चन पूछता ना कि 20 ग्राम इक्विवेलेंट HNO3 में नाइट्रोजन का अमाउंट क्या होगा, तब आपको इसी मेथड से जाना होता। तब आप लिखते कि 63 ग्राम HNO3 कंटेन 14 ग्राम नाइट्रोजन। इसीलिए 1 ग्राम कितना रखेगा बताइए? 14 इंटू 63। इसीलिए इतना ग्राम कितना रखेगा? 63 इंटू 20 ग्राम। ये रखेगा 14/63 इंटू 63 इंटू 20। क्या आई बात समझ में? तो इस तरह से आपको जो भी आंसर आएगा 280 ग्राम। तो ये क्या परसेंटेज थोड़ी ना हुआ, ये परसेंटेज नहीं हुआ, ये हुआ 20 ग्राम इक्विवेलेंट HNO3 में नाइट्रोजन का वेट। लेकिन जैसे ही आपसे पूछता है कि परसेंटेज अमाउंट बताइए,
इसका मतलब यह है कि आपसे ये पूछ रहा है कि यदि आप HNO3 का 100 ग्राम लेंगे तो उसमें नाइट्रोजन कितना ग्राम होगा। कैलकुलेशन सेम चलेगा, बस यहाँ पर जो आप ये अमाउंट लिए हैं इसको नहीं लेकर कितना आपको ले लेना चाहिए था, 100। 100 पर मल्टीप्लाई 100 लिख के जो भी क्वेश्चन आएगा उतना परसेंट नाइट्रोजन होगा। तो इसके लिए इस सब देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बरगलाया है क्वेश्चन में आपको। क्वेश्चन नंबर 15, इसमें दिक्कत भी है। इसमें कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन 10 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH। सुनिए, ध्यान दीजिए इधर। ये क्वेश्चन कंप्लीटली 11 से रिलेटेड है, 12th में इससे संबंधित बातें भी नहीं हुई हैं, क्योंकि अब हम कुछ बात यहाँ पर बोलेंगे इस सॉल्यूशन के अंतर्गत जो आप नहीं पढ़े हैं, हो सकता है वहाँ पर आपको दिक्कत हो। 11th यदि नहीं पढ़े हैं मोल कंसेप्ट इन टर्म्स ऑफ नंबर, तो आपको समस्या निश्चित रूप से आएगी ही आएगी। अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, देखिए इसको कैसे बनाना है। सबसे पहले आप ये बताइए कि ग्राम इक्विवेलेंट और मोल का एक रिलेशन हम आपको बताए थे, आपको याद है? ग्राम इक्विवेलेंट बराबर होता है n फैक्टर इंटू मोल। आप याद कीजिए, इसी में ने दोनों तरफ वॉल्यूम से डिवाइड कर दिए थे, तो एक हो गया था नॉर्मलिटी और एक हो गया था मोलरिटी। याद है या भूले आप? तो ये रिलेशन होता है। इस क्वेश्चन को आप 2-3 मेथड से बना सकते हैं, हम थोड़ा शॉर्टकट मेथड आपको बताते हैं जो फॉर्मूला बेसिस है, बाकी कंसेप्चुअल मेथड पर भी चलेंगे, हम उसको भी देखेंगे। ग्राम इक्विवेलेंट बराबर होता है n फैक्टर इंटू मोल। यहाँ पर टोटल 10 ग्राम इक्विवेलेंट दिया हुआ है। NaOH का NaOH एक ऐसा सब्सटेंस है जिसका n फैक्टर का वैल्यू 1 होता है, तो ऐसी स्थिति में NaOH का ग्राम इक्विवेलेंट और मोल दोनों आपस में बराबर होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये जो 10 ग्राम इक्विवेलेंट है ये n फैक्टर 1 है, मोल हो जाएगा 10, यानी कितना मोल NaOH हो गया? 10 मोल्स NaOH। अब आप ये बताइए कि एक मोल में मॉलिक्यूल कितना होता है? एवोगाड्रो नंबर के बराबर। अब यही सब बात एवोगाड्रो नंबर, उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का कैलकुलेशन नहीं जानते होंगे तो आपको दिक्कत होगी। इसमें हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं, चूंकि हम 12th शुरू की हैं, तब 11th का सब बात तो नहीं ना बता सकते हैं। देखिए 1 मोल NaOH बराबर होता है 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। कंपाउंड का केस है ना, मॉलिक्यूल्स उसका एलिमेंट्री पार्टिकल होता है, इसीलिए 10 मोल कितना रखता होगा? ये हो जाएगा 6.023 इंटू 10⁻24। बोली कोई दिक्कत है इसमें? अब आपसे क्वेश्चन पूछता है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितना होगा, तो पहले आप इधर देखिए। NaOH का ये एक मॉलिक्यूल है, इस एक मॉलिक्यूल में एक सोडियम एटम है, एक ऑक्सीजन एटम है, एक हाइड्रोजन एटम है। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है और एटॉमिक मास 23, 8 16 1 1। इसमें इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 11। इसमें इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 8, और इसमें 1। इलेक्ट्रॉन जोड़ दीजिए, टोटल कितना हुआ? 20। इलेक्ट्रॉन यदि 20 हुआ तो प्रोटॉन भी 20 होगा, चूंकि न्यूट्रल कंपाउंड या एटम में न्यूट्रल एटम या कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या हमेशा आपस में समान होती है, तब ना वह न्यूट्रल होता है। यदि ये कम और ज़्यादा होगा तो कोई ना कोई चार्ज आ जाएगा। तो इतना ही NaOH के एक मॉलिक्यूल में 20 इलेक्ट्रॉन हुआ और प्रोटॉन भी कितना हुआ? 20। अब न्यूट्रॉन निकाल लीजिए। न्यूट्रॉन निकालते हैं एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, तो 23 में 11 घटाएंगे तो 12 आएगा। तो सोडियम में टोटल 12 प्रोटॉन होगा, 16 में 8 घटाएंगे तो 8 आएगा, इसमें 8 प्रोटॉन आएगा। और हाइड्रोजन में 0 प्रोटॉन नहीं, सॉरी न्यूट्रॉन। हाइड्रोजन में 1 - 1 करेंगे तो 0, इसका मतलब 20 न्यूट्रॉन ही है ना। इसका मतलब यह हुआ कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड कंटेन 20 इलेक्ट्रॉन्स, 20 प्रोटॉन्स एंड 20 न्यूट्रॉन्स। तो एक मॉलिक्यूल में 20
इलेक्ट्रॉन है, 20 प्रोटॉन है, 20 न्यूट्रॉन है, तो इतना मॉलिक्यूल में कितना होगा? इतना इंटू 20। 3 आंसर आएगा, तीनों एग्जैक्ट सेम आएगा। आंसर आएगा इसका 20 इंटू 6.023 इंटू 10⁻24 इलेक्ट्रॉन्स, इतना ही प्रोटॉन्स एंड इतना ही न्यूट्रॉन्स। अब इसमें उन लोगों को समस्या जरूर आई होगी जो 11th नहीं पढ़े हैं। इसमें अब हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं। और ये क्वेश्चन यदि आपसे नहीं बन रहा है तो ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। ये सब बात 11 से संबंधित है और ऐसा क्वेश्चन 12th में पूछता नहीं है। लेकिन एक बात ज़रूर जानिए, ये आपको आना चाहिए। अभी जिस लेवल पर आप पहुँचे हुए हैं, हो सकता है कि किसी को खड़ा करके पूछें कि ये 18 का टेबल पढ़ो तो शायद नहीं पढ़ पाए। इससे आपका कुछ बिगड़ने वाला भी नहीं है, गुना भाग करके आप निकाल लेंगे। अने कहिए तो एक को खड़ा करें, देखो कॉन्फिडेंस हिला हुआ है। तो नहीं आता है कोई टेंशन नहीं है, काम नहीं रुकेगा आपका, लेकिन आपको लगता नहीं है कि वो आना चाहिए आपको। बस यही बात इसके लिए भी। जब हम लोग थोड़ा बड़े हो जाते हैं ना, तो छोटी छोटी बात को ना दिमाग से स्लिप कर, वो ऑटोमेटिक स्लिप होने लगता है, करते थोड़ी हो जाता है। होने का मतलब ये नहीं कि उसका ज़रूरत नहीं है, और ये भी नहीं है कि यदि नहीं आता है तो आप आगे की पढ़ाई नहीं पढ़ सकते हैं। बस वही बात है, ये सब आपको आना चाहिए। नहीं भी आता है तो ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। बेसिक कंसेप्ट में और कोई दिक्कत है क्या? हाँ, ये ध्यान रहे कि नॉर्मलिटी से आगे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसमें अब ऐसा कोई बात नहीं आना चाहिए जो आपको नहीं आता हो। अब यदि प्रॉब्लम है तब वो समस्या रह जाएगी 12th में। तनी अपना अपना कॉपी सब निकालिए, तो थोड़ा देखें कि आप लोग काम करते हैं कि जैसे ऐसे ही भीड़ में बैठे रहते हैं। हालांकि ये हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है कि माइक वगैरह को खोल के देखो, एक स्टूडेंट के तौर पर जो हम लोग पढ़ते थे और हमको जहाँ तक ध्यान है जिन चीज़ों का, उसके बारे में बताते हैं। यदि थ्योरी पढ़ने के बाद न्यूमेरिकल खुद से बनने लगे, या न्यूमेरिकल की का जो लैंग्वेज है वो हमको समझ में आने लगे, क्या पूछ रहा है, क्या दिया हुआ है और हम उस पर काम कैसे करें, यह समझ में आने लगे, तो यह सब एक अच्छा संदेश होता है एक स्टूडेंट के लिए कि आप अच्छा कर सकते हैं और पढ़ाई आपको अच्छा समझ में आ रहा है। और सच्चाई यह भी है कि ऐसा करके आपको वास्तव में खुशी मिलता होगा यदि आपसे न्यूमेरिकल बनता है तो, और आप काम कर पाते हैं तो। लेकिन यदि आप ये काम करेंगे ही नहीं तो इस खुशी से वंचित रह जाएंगे, और ये इस खुशी से वंचित होने का मतलब है धीरे धीरे आप पढ़ाई से दूर होने लगेंगे, फिर आपको इंटरेस्ट नहीं रहेगा। और हम तो रेगुलर वर्क करेंगे तो हम तो आगे लगातार बढ़ते चले जाएंगे और आप पीछे छूटते चले जाएंगे। ट्रेन है नहीं ना कि हम सिग्नल दें और तुम लोग चढ़ा फिर 180 का रफ्तार पकड़ लिए। तुमको हमारे साथ साथ चलना होगा, नहीं चलोगे तो दिक्कत हो जाएगा। अभी आपको थोड़ी थोड़ी अभी लगता होगा कि अरे यार एक दो न्यूमेरिकल नहीं बनाए, या फिर सर बोले नहीं बनाए, कॉपी नहीं लाए, जो भी है। हमारे लिए यह संभव नहीं है कि हम हर दिन आपका कॉपी चेक करें, आपको हम पीटें, आपको बात कहें। ऐसा नहीं हो पाएगा सालों भर, इसलिए क्योंकि केमिस्ट्री का सिलेबस एक बहुत बड़ा सिलेबस है और हम लोग के पास टाइम बहुत कम रहता है। तो 100 समय सिलेबस समाप्त हो, इसके लिए ज़रूरी है कि हम लगातार यहाँ पर ज़्यादा आपके साथ वर्क करें। तो आप इस भरोसे रहिएगा कि सर हमको पीटेंगे तब हम बनाएंगे न्यूमेरिकल, तो ये गलत बात है। अब आप बच्चा नहीं हैं, मैच्योर हैं, और ये सब बहाना नहीं चलेगा कि कॉपी भूल गए, नहीं लाए। आपको इस सब पर एक्टिव रहना पड़ेगा। कोई बात नहीं है, शुरुआत है, थोड़ी बहुत गलती आप कर रहे हैं, हम उसको देख रहे हैं, लेकिन ऐसा आगे से नहीं होना चाहिए। आप याद कीजिए जब छुट्टी हो रही थी लास्ट क्लास में, सरस्वती पूजा से पहले, तो हम बोले थे ना कि लास्ट क्लास न्यूमेरिकल का होगा। और न्यूमेरिकल का क्लास इसलिए बोले थे क्योंकि अब जो थ्योरी स्टार्ट होने वाला है वह एक मेजर पार्ट है इस चैप्टर का। जिसका छूटेगा उसका सीधे छूट ही जाएगा, फिर समझ में पूरा चैप्टर नहीं आएगा। अब एक आध महीना चलेगा ये चैप्टर। तो हमने ये सोचा कि न्यूमेरिकल बता देते हैं, न्यूमेरिकल के बहाने आगे का थ्योरी भी नहीं होगा, पीछे का सारा थ्योरी भी क्लियर हो जाएगा न्यूमेरिकल के लिए।
इसलिए बोले थे कि चलो अगला क्लास, हाँ हम ये भी बोले थे कि सैटरडे और संडे न्यूमेरिकल का क्लास रहेगा, लेकिन बीच बीच में परिवर्तन होगा, वो सिचुएशन पर डिपेंड करता है। अब जो बोल दिए उसी के हिसाब से नहीं चलेगा। यदि उस तरह का सिचुएशन क्रिएट हुआ, जैसे अभी आज फ्राइडे है, कल सैटरडे, हमको लगा 2 दिन न्यूमेरिकल में लगेगा, बता के फिर मंडे से आराम से थ्योरी स्टार्ट करेंगे। तो ये सब चीज़ को का ध्यान आपको रखना चाहिए। बताइए तो अगला क्वेश्चन क्या है? ये नॉर्मलिटी में कोई क्वेश्चन में दिक्कत है? नंबर बताइए, खड़ा होकर नंबर बताइए, आपसे पूछा नहीं जाएगा क्या दिक्कत है, हम पूरा बता देंगे। 19, क्वेश्चन नंबर 19 नॉर्मलिटी से संबंधित क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कैलकुलेट नॉर्मलिटी ऑफ 10% वेट बाय वेट CaCO3 सॉल्यूशन। ध्यान दीजिए सभी लोग, व्हाट डू यू मीन बाय 10% वेट बाय वेट CaCO3? It means 100 gram of solution contain 10 gram of CaCO3. It means weight of solution is given कितना? weight of solution 100 ग्राम आपको लेना पड़ेगा, और weight of solute it means weight of CaCO3 ये कितना ग्राम? 10 ग्राम। आप ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में डेंसिटी दिया हुआ है सॉल्यूशन का। सॉल्यूशन का डेंसिटी 1.2 ग्राम पर ml दिया हुआ है ना। किसी चीज़ का मास दिया गया हो, किसी चीज़ की डेंसिटी दी गई हो, तो क्या उस चीज़ का वॉल्यूम निकल सकता है कि नहीं? आप सभी लोग जानते हैं डेंसिटी बराबर होता है मास बाई वॉल्यूम। डेंसिटी दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, वॉल्यूम निकाल लेंगे। वॉल्यूम आपको ml में आएगा, वहाँ cc है, हम यहाँ ml लिख दिए, फर्क नहीं पड़ता है, cc और ml दोनों एक ही चीज़ है। तो यहाँ से आपको वॉल्यूम निकल जाएगा। वॉल्यूम जो निकलेगा वह मिलीलीटर में निकलेगा, क्योंकि डेंसिटी मिलीलीटर में जा रहा है, तो उसको 1000 से डिवाइड करके किस में कन्वर्ट कर देंगे? लीटर में। यहाँ पर वेट ऑफ CaCO3 10 ग्राम है, आपको नॉर्मलिटी चाहिए, तो सॉल्यूट का ग्राम नहीं ग्राम इक्विवेलेंट चाहिए, तो ये हो जाएगा 10/50 ग्राम इक्विवेलेंट। तो वहाँ से वॉल्यूम निकाल लीजिए, यहाँ से 1/5 आ ही चुका है। नॉर्मलिटी निकालने के लिए ग्राम इक्विवेलेंट को ऊपर और लीटर में वॉल्यूम को नीचे भाग दे दीजिए, बन जाएगा। ठीक है। इसी तरह का एक क्वेश्चन और आप सुन लीजिए थोड़ा, इसी तरह का एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, लेकिन क्वेश्चन नंबर 18 और 19 में देखने में एग्जैक्ट सेम लगता है, लेकिन है बहुत बड़ा अंतर। वहाँ पर क्या है क्वेश्चन में? वहाँ पर है 5% वेट बाई V H2SO4। नॉर्मलिटी निकालने के लिए वॉल्यूम चाहिए, और वॉल्यूम के टर्म में बात कर रहा है। 5% वेट बाई V H2SO4 मीन्स 5% weight by V H2SO4 solution means 100 ml of solution contain 5 gram of H2SO4. It means volume of solution is equal to 100 ml. It means 1/10 लीटर। आप 1000 से डिवाइड करोगे तो लीटर में कन्वर्ट कर जाएगा। और वेट ऑफ H2SO4 5 ग्राम, 5 ग्राम को ग्राम इक्विवेलेंट में बदलना है, 49 से हम डिवाइड करेंगे, इसका आंसर आपको अप्रोक्स 1 आ जाएगा। 49/50 या 50/49 ऐसा कुछ आंसर आ जाता है। कितना है? 50/49। हाँ, ये इसका सही आंसर है, वो आ जाएगा। तो इसी तरह से ये क्वेश्चन बनेगा। तो आपको क्या निकालना, देखिए एक चीज आप हमेशा ध्यान रखिए, आप बेसिक चीजों को पकड़ के रखिए। अब बाकी काम का काम नेक्स्ट क्लास में होगा। नेक्स्ट क्लास भी न्यूमेरिकल का ही होगा। ये पूरा खत्म हो जाएगा तो हम आगे अपने मन से न्यूमेरिकल देंगे या बुक से देंगे। थ्योरी मंडे से स्टार्ट होगा।